हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या रीज़न है कि आप एक इंटरव्यू में फेल हो जाते हो या आप उसको क्रैक नहीं कर पाते। हम लोग इस वीडियो में मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं हमारे, वो क्या डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप इंटरव्यू में क्रैक नहीं कर पाते हो, अच्छा पैकेज नहीं ले पाते। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो भी आपका इंटरव्यू होता है उसकी तीन स्टेज होती हैं, तीन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती हैं। वो आप यहाँ भी देख सकते हैं कौन कौन सी स्टेज मैंने मेंशन की है। पहली स्टेज एप्टीट्यूड टेस्ट होती है। जो आपकी जो दूसरी स्टेज होती है वो होती है ग्रुप डिस्कशन, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो थर्ड स्टेज होती है वो इंटरव्यू आपकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक करता है। जैसे कि आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल की जो कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे ऑटोमोबाइल हो गई, आपकी थ्योरी ऑफ मशीन हो गई, मशीन डिजाइन हो गई, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गई, थर्मोडायनामिक्स हो गई। तो ये सारी सब्जेक्ट वो आपसे चेक करता है। और उसके अगर आप उन सब्जेक्ट में अच्छे हो तो आपको वो इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लेता है। तो ये तीन स्टेज में हम बारी बारी से देखेंगे कि कौन सी स्टेज में और आप क्यों फेल होते हो, कि आप अपने जो 4 साल है, 4 साल में ऐसा क्या नहीं करते हो, इन चीज़ों पे काम नहीं करते हो, कौन सी चीज़ें हैं और आप कैसे काम कर सकते हो, वो हम लोग सब देखेंगे। तो जो ये मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिखा है, एक्सप्लेन टेक्निकल क्वेश्चन इन डिटेल। तो ये मेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछे उसको आप डिटेल में एक्सप्लेन करना है और इंडस्ट्री के साथ एग्जांपल देखना है। और इंटरव्यू जब आप दे रहे हो, जब आप बोल रहे हो, तो उसमें आपको पॉज जरूर देना है। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट जो चीज़ है, पहले स्टेज की तरफ चलते हैं, वो है एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये जैसे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में आपकी जो रियलिटी है वो ये है कि मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं ना, एप्टीट्यूड टेस्ट को आजकल ऑनलाइन होता है, वो लोग मिल के देते हैं, ग्रुप में देते हैं। जैसे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है तो आपके जो अच्छे दोस्त हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, उनको अगर आप साथ बैठाते हैं तो चांसेस है कि आपका एप्टीट्यूड जल्दी निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को अगर आपको रियलिटी में क्लियर करना है ना, तो अच्छे दोस्त बनाइए। और जब आप एप्टीट्यूड हो तो अपने हेल्प के लिए अपने साथ आप उसको बैठा सकते हैं। और इसके अलावा एप्टीट्यूड में आपकी देखिए रीजनिंग आती है, ओके, और आपकी मैथ्स आती है, मैथ्स एंड रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। और हम 4 साल में क्या है, इनकी प्रैक्टिस नहीं करते बिल्कुल, हम अपनी जो कोर्स सब्जेक्ट है उन्हीं पे फोकस करते हैं। तो ये रीजनिंग और मैथ्स, इनकी आपको अलग से प्रिपरेशन करनी है। अगर आप मतलब हेल्प नहीं ले सकते स्टूडेंट्स से, अपने साथ वालों को, किसी को एप्टीट्यूड में नहीं बैठा सकते, तो ये आप अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये फील्ड अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हो तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट इजीली निकल जाएगा। मोस्टली जो स्टूडेंट है ना, इसी जो फर्स्ट एप्टीट्यूड वाला जो रीजन है इसी में चले जाते हैं। रियलिटी ये है कि जो स्टूडेंट निकालता है वो अपने साथ में कुछ स्टूडेंट्स को बैठाता है हेल्प के लिए। जैसे एक स्टूडेंट स्क्रीन पे एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहा है, आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, तो कुछ स्टूडेंट लाइक अपने साथ में जैसे बगल में बैठा के रखते हैं, तो उनसे हेल्प ले लेते हैं एप्टीट्यूड में, तो आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट जल्दी हो जाता है। और एप्टीट्यूड्स में जो कंपनी आपको लाइक शॉर्टलिस्ट करती है, जैसे 50 स्टूडेंट है तो उसमें से जो टॉप के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे उनको 15 स्टूडेंट्स को लेना है, तो 15 जो मैक्सिमम जिन्होंने मार्क्स लाए हैं, 15 स्टूडेंट, उनको वो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। तो ट्राई कीजिए कि आप जितने ज़्यादा हो एप्टीट्यूड में मार्क्स लेके आइए और सॉल्व कीजिए, और अपने आसपास अपने कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, रियलिटी यही है आजकल। इसके बाद जो सेकंड जो है वो है ग्रुप डिस्कशन। आजकल ये जो जीडी का जो राउंड है, सारी कंपनीज तो मोस्टली नहीं कराती, जो कोर कंपनीज है वो अवॉइड करती हैं ग्रुप डिस्कशन कराना। लेकिन कुछ कुछ अच्छी कंपनीज है वो जीडी कराती हैं। तो जीडी के लिए आप देखिए, सबसे पहले तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। और इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए आप कैसे कर सकते हैं, कॉलेज में, आपके जो कॉलेज में एक लिटरेचर वाला ग्रुप होगा, जिसमें लाइक इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड कम्युनिकेशन स्किल, इन इन चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। तो ये वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए और अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव कीजिए ग्रुप डिस्कशन के लिए। क्योंकि अब अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो आपको नॉलेज है, आपको इंग्लिश अच्छी आती है, लेकिन आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाओगे तो वो इंटरव्यू आपको सेलेक्ट नहीं करेगा। और नंबर चीज़ है, आपके इंग्लिश में कॉन्फिडेंस के अलावा आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको जैसे कोई भी टॉपिक दे दिया, अगर आपको उस टॉपिक की नॉलेज नहीं है, अगर आपको उस टॉपिक की नॉलेज नहीं है, तो आई थिंक आप बोल नहीं पाओगे। कॉन्फिडेंट हो, इंग्लिश अच्छी है लेकिन नॉलेज ही नहीं है, तो फिर आपको क्या ही मतलब, आप उस, तो आपके जो ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स हैं, वो कुछ टॉपिक्स ऐसे मतलब जो करंट में जो चल रहे हैं, जैसे ट्रेंडिंग में जो टॉपिक चल रहे हैं, उनके बारे में आपको अवेयर होना है और नॉलेज गैदर करनी है। तो जो 4 साल है, ऐसा नहीं है कि आपको ओनली जो कोर्स सब्जेक्ट उन्हीं के ऊपर फोकस करना है। तो इसके अलावा ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं जब आप एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लेना चाहते हो। तो अगर आप यहाँ पे बाहर निकल, एप्टीट्यूड में आपका
रिजेक्शन हो गया, फिर आपका आगे कोई चांसेस नहीं है। अगर आप एप्टीट्यूड में सेलेक्ट हो गए लेकिन ग्रुप डिस्कशन में भी रिजेक्ट हो गए तो भी आपको फाइनली ऑफर नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप जो 4 साल है, 4 साल में आप इन चीज़ों पे वर्क कीजिए। जब आप वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपका एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लग जाएगा। और नंबर जो लास्ट स्टेज होती है, इसको मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जो सब्जेक्ट जो नॉलेज है, यानी कि आपकी जो मैकेनिकल की जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, उन कोर सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस बना के रखना है। जो मैकेनिकल की जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। इन सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जब आप जिन उन सब्जेक्ट को जब आप पढ़ रहे हो, जैसे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो उन सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो, तो उस टाइम पे आप उन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे सबसे जो इंटरव्यू की जो फेवरेट सब्जेक्ट होती है ना, वो होती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इस सब्जेक्ट से वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मोस्टली ज़्यादा पूछा है। नंबर जो सेकंड जो सब्जेक्ट होती है वो होती है थर्मोडाइनामिक्स। अगर आप सिमुलेशन से रिलेटेड कंपनीज में जा रहे हो, ऑटोमोबाइल में जा रहे हो, तो ये सब्जेक्ट से आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेगा। नंबर थर्ड है आईसी इंजन और आपकी ऑटोमोबाइल, ये सब्जेक्ट को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के चलना है। और नंबर फोर, जो जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में है, वो आपसे मशीन डिज़ाइन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेगी आपसे। मशीन डिज़ाइन, कोई आपको ऐसी चीज़ आपसे डिज़ाइन करवा लेगा, जैसे आपसे हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन करवा लिया, ठीक है, आपसे रिवेट वगैरह डिज़ाइन करवा लिया, बेल्डिंग का बोल दिया, बेल्डिंग कैसे डिज़ाइन होती है, बेल्डिंग जॉइंट्स के बारे में बोले। थर्मोडाइनमिक्स में आप हीट ट्रांसफर को भी ऐड कर सकते हो, दोनों को एक साथ लेके चल सकते हो। तो ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इनके एक एक जो एग्जाम्पल है ना, आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए। जैसे इंडस्ट्री में सोम का कैसे यूज करते हैं, तो इंडस्ट्री के साथ आप जब इन सब्जेक्ट को कनेक्ट करके पढ़ोगे ना, तो इंटरव्यू आपसे काफ़ी कुछ होगा, खुश होगा। जैसे कि सोम में जब हम आयरन कार्बाइड डायग्राम पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आयरन कार्बाइड डायग्राम। तो आयरन कार्बाइड डायग्राम में जो स्टील और आयरन का जो कॉम्बिनेशन होता है, कितना परसेंट हम यूज करते हैं, तो इंडस्ट्री में जब हम लोग उस चीज़ को बनाते हैं ना, तो एग्जैक्टली वही परसेंटेज हम लोग यूज करते हैं। तो इस टाइप से आप इंडस्ट्री में बता सकते हैं। जैसे स्टील की कंपनी आती है, तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में जब वो स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसमें आयरन कार्बाइड डायग्राम के कंपोजिशन को यूज करते हैं। थर्मोडाइनामिक्स की जो लॉज हैं, जो फर्स्ट लॉ हो गए, सेकंड लॉ हो गए और थर्ड लॉ हो गए, ये 3 लॉ आपसे जरूर इंटरव्यूअर पूछता है। इन लॉज को आप अपनी जो डेली लाइफ है या फिर इंडस्ट्री में इनका कैसे यूज होता है, कार्नोट साइकिल के आपने कुछ एग्जांपल ले दिए, इस तरीके से आप पढ़िए। आईसीएन ऑटोमोबाइल में जब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है, पेट्रोल डीजल या फोर 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 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन में डिफरेंस पूछता है, पेट्रोल डीजल में पूछता है, तो आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिए। इंडस्ट्री में उसका कैसे यूज होता है, तो हाँ, आप उस क्वेश्चन को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और मशीन डिजाइन से भी आपसे, जैसे कोई भी चीज़ डिजाइन करवा लिया, आपसे बेल्डिंग जॉइंट करवा लिया, रिवेट डिजाइन करवा लिया, तो उस चीज़ को आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यूअर, तो उस क्वेश्चन को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आंसर ये है मान लो, तो ऐसे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जाने की बजाय आपको क्या करना है, उसको थोड़ा घुमा फिरा के, कि उस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक एक्सप्लेन करो। और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपको चीज़ें पता है, वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करोगे ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि रियलिटी यही है, इंटरव्यूअर आपको सेलेक्ट करेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलोगे, समझ रहे हो, जितना आप ज़्यादा बोलोगे तब आपको इंटरव्यूअर सेलेक्ट करेगा। और ज़्यादा बोलने का मतलब ये नहीं आपको गलत बोल देना है, आपको सही बोलना है। जो भी आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास डेटा अवेलेबल, जो भी आपको नॉलेज है, वो सारी चीज़ें आपको बोलनी है, लेकिन सही वे में बोलनी है। और जो सबसे लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो है टेक पॉजेज। पॉजेज का मतलब क्या है, जैसे कि आपसे इंटरव्यू ने ये क्वेश्चन पूछा, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा, आपको आपको पता है कि ये आप हो, आपको पता है कि आपको इसका आंसर आता है, तो आता है तो एकदम तुरंत उस क्वेश्चन का आंसर मत दीजिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए। पॉज लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप पॉज लेते हो, इसका मतलब आप सोच रहे हो, आप उस क्वेश्चन को सोच रहे हो और सोच के आंसर दे रहे हो। जब इंटरव्यू आपकी ये मेंटेलिटी देखता है ना, तो आप सोच के आंसर दे रहे हो, मतलब कि आप इंस्टेंटली उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल दिखा रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है, कि इंस्टेंटली आपके पास कोई प्रॉब्लम आई, आपने पॉज लिया, आपने सोचा, आपको ऐसा नहीं कि आपको रट के आए हो आप क्वेश्चन को। अगर आप तुरंत बोलते तो इंटरव्यू समझता है कि ये क्वेश्चन का आंसर रट के आया है। तो आप पॉज लीजिए और सोचिए, आपको आंसर आता है अच्छी बात है, लेकिन पॉज लेके और ट्राई कीजिए, इंटरव्यू से क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। क्योंकि ये जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। मैंने बहुत से अच्छे कैंडिडेट से बात की है, वो कहने क्रॉस क्वेश्चनिंग करके उस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं कि इंटरव्यू मुझसे क्या पूछना चाह रहा है। तो डेफिनेटली आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे तो एक तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि क्वेश्चन आप अच्छी क्लियर हो जाएगी कि आपसे इंटरव्यू क्या पूछना चाहता है। नंबर 2, जो इंटरव्यूअर है वो देखेगा कि आप क्वेश्चनिंग, आपका माइंड है, आप क्वेश्चन करते हो, आप हो,
और ये इंटरव्यू है, दोनों आपस में क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा रहता है कि आप इस इंटरव्यू को एक अच्छे से डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू पे ले जा रहे हो। और ट्राई कीजिए कि इंटरव्यू से आप थोड़ी बहुत हेल्प लोगे, और जब वो हेल्प से जो कुछ ट्रिक्स टिप्स देता है ना, उससे अपने माइंड को यूज करके आप उस क्वेश्चन का अच्छा सा आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो ये एक इंटरव्यू की मतलब मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। देखिए, मुझे तो अपने एक्सपीरियंस के जो बेसिस पे जो बात बताई है, मैंने आपको रियलिटी में वो एग्जैक्टली वही बता दिया कि कैसे आप एक अच्छा इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे जब फाइनल स्टेज आता है ना, यहाँ पे दो दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ऑप्शन कि आप अपनी कोर सब्जेक्ट पे अपना इंटरव्यू घुमा सकते हो, कि आपकी जो भी कोर सब्जेक्ट है उन्हीं से आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे। नंबर जो सेकंड है ना, आपने प्रोजेक्ट किया है, आपने या तो कोई बीटेक में प्रोजेक्ट किया है, या आपने इंटर्नशिप की है थर्ड ईयर में, कुछ ना कुछ कंपनी में आपने डेफिनेटली इंटर्नशिप की हुई। तो यहाँ या तो अपना इंटरव्यू इस दिशा में मोड़िए कि आप कोर सब्जेक्ट पे आपका जो इंटरव्यू है वो फोकस करे कि कोर में इसकी कितनी पकड़ है। या सेकंड है अपनी प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि अपना जो प्रोजेक्ट्स है ना, उसको बहुत अच्छे से बनाइए कि आपको प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता हो, एवरीथिंग यू नो अबाउट द प्रोजेक्ट। और उस प्रोजेक्ट पे ही ना आप 30 से 35 मिनट डिस्कशन कर सकते हो, और आपका प्रोजेक्ट इतना इंटरेस्टिंग हो कि आपका जो इंटरव्यू है उसको उसमें रुचि आ रही है। तो ऐसे प्रोजेक्ट बनाइए जो कि ट्रेंडिंग हो। ऐसा नहीं है कि आपने अभी जो मार्केट में जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जैसे एआई को आपने मैकेनिकल से कनेक्ट कर दिया, ऑटोमोबाइल की कंपनी आई, आपने कुछ किसी चीज़ पे बियरिंग पे आपने सिमुलेशन कर दिया। तो ऐसी कंपनी से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाइए कि आपने पहले कंपनी माइंड में डिसाइड कर लीजिए कि अच्छा मेरी ये फेवरेट कंपनी है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपको जाना है, तो डेफिनेटली ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट बनाओगे, तभी आपको ऑटोमोबाइल में फ़ायदा मिलेगा। तो ऑटोमोबाइल के कुछ ग्रुप्स होते हैं, ऐसे ही करके ग्रुप होता है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो ऐसे ग्रुप में पार्ट लीजिए और उनको रेज्यूमे में ऐड कीजिए। यानी कि आपको कंपनी को पहले सोच के चल लो कि हाँ मेरी ये कंपनी, इस कंपनी में मुझे जाना है, ठीक है। उससे उसके हिसाब से प्रोजेक्ट्स बनाइए, प्रोजेक्ट्स अच्छे प्रोजेक्ट बनाइए, और उसके बारे में सारा डेटा आप अब गैदर कर लीजिए। और फिर अगेन उस प्रोजेक्ट में आपने जो भी प्रॉब्लम फेस की है ना, उनको जरूर एक्सप्लेन कीजिए। कुछ लोग प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते हैं तो बस सिंपली 2-3 लाइन में प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट है और ये मैंने इसमें किया है। लेकिन कुछ लोग प्रोजेक्ट में ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताना भूल जाते हैं कि ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब आपके पास में रेडी होगा, उसके बाद में आपने उसके सॉल्यूशन, आपने उसके मान लो 6 सॉल्यूशन रेडी किए। ओके, 6 सॉल्यूशन में से आपने जो बेटर सॉल्यूशन, जो आपने कोई भी टेक्निक यूज की होगी यहाँ पे, उस टेक्निक का यूज करके आपने एक बेटर सॉल्यूशन पाया होगा, उस बेटर सॉल्यूशन को आपने इंप्लीमेंट किया होगा। तो एक प्रोजेक्ट को बताने का ना एक मेथड होता है कि आपको कैसे प्रोजेक्ट को बताना है, और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, उन प्रॉब्लम्स को आप जरूर बताइए। मैं तो मानता हूँ कि एक जो प्रोजेक्ट होता है ना, एक कंपनी के इक्वल होता है, कि आपने एक कंपनी खड़ी कर दी, आपने जो प्रोजेक्ट किया है आपने एक कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो ये प्रोजेक्ट करना एक छोटी मोटी बात नहीं है। आपने चाहे छोटा सा भी प्रोजेक्ट किया, लेकिन उसको ऐसे बताइए कि आपने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टाइम में आपने बहुत से फेलियर भी फेस किए हैं। इस तरीके से आपको बताओगे ना, तो कंपनी एक ऐसे कैंडिडेट को ही चूज करती है जिसने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई किए, उसने प्रॉब्लम्स में अपनी खुद की बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, फिर भी उसने एक टीम बिल्डिंग की है, और टीम बिल्डिंग के बाद में उसने एक सॉल्यूशन फाइनली दिया है। तो ऐसे जब आप बताओगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी कंपनी छोड़ेगी। और इन सब के बावजूद अगर आपका नहीं होता है, तो फिर आप उसे छोड़ दीजिए कि आपसे बेटर कैंडिडेट है, वो आपसे उस पॉजिटिविटी के साथ फिर भी नहीं होता है, आप सारी चीज़ें करते हो, तो फिर आपकी दूसरी कंपनीज में आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप किसी कंपनी में रिजेक्ट हो जाते हो तो इसका मतलब नहीं है कि आप रिजेक्ट हुए, तो आपका कुछ रीजन होगा, उस पर काम कीजिए, आप उसको इम्प्रूव कीजिए, फिर आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। एंड सीजीपीए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीजीपीए को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आप जैसे फर्स्ट ईयर में हो, तो फर्स्ट ईयर में ट्राई कीजिए कि, मैं तो आपको बोलूंगा कि 8.5 आप फर्स्ट ईयर में टारगेट लेके चलिए। जब आप फर्स्ट ईयर का टारगेट 8.5 सेट कर देते हो, तो देखिएगा आपका सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के लास्ट तक आपका ना यही सीजीपीए रहेगा, 8.5 से लेकर 9 के बीच में, इतना ही रहेगा, इतने के आसपास ही रहेगा। तो फर्स्ट ईयर का जो सीजीपीए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ स्टूडेंट इसको लाइटली ले लेते हैं, तो इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, क्योंकि एक सीजीपीए ना एक इंटरव्यू के माइंड में आपकी इमेज जरूर सेट करता है। आप कितना भी बोल लो कि सीजीपीए डजेंट मैटर, बट एक कैंडिडेट जिसका सीजीपीए 8.5 है, एक कैंडिडेट जिसका सीजीपीए 6.5 है, तो इंटरव्यूअर के माइंड में ना इस कैंडिडेट ने ऑलरेडी अपनी इमेज छोड़ रखी है कि यस ही इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। मैं दोनों में डिफरेंशिएट कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आप खुद सोचो, अगर आप इंटरव्यू होंगे, आपके पास में एक 8.5 सीजीपीए रखेगा, एक 6.5 रखेगा, तो यू वुड प्रिफर दिस ओनली। ओके।
सो सीजीपीए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीजीपीए पे फर्स्ट ईयर में ही काम करना स्टार्ट कर लीजिए। 8.5 आपका मिनिमम सीजीपीए मेरे हिसाब से मेंटेन करना चाहिए। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मैंने एक जो लाइक एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने ये बातें बोली है, जो लाइक मैंने जो बीटेक में 4 साल जो सीखा था, ठीक है, 4 साल जो मैंने पढ़ा था, उसमें मैंने इंटरव्यू दिया था, उससे बेसिस पे मैंने बात बात आपको बताइए। ट्राई कीजिए, इन बातों को इम्प्लीमेंट कीजिए और अपने अभी से फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक इन चीज़ों को जरूर इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, तो आप एक बहुत अच्छी बेहतर कंपनी में डेफिनेटली प्लेसमेंट ले पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।